अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। टेस्ला आज के दिन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। ये इतनी कीमती है कि यहाँ पर एक तरह का अगर हम टेस्ला को रखें और अगली 10 मोस्ट वैल्यूएबल कार्स कंपनीज को देखा जाए, फोर्ड, होंडा, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, इन सारी 10 कंपनीज की कंबाइंड वैल्यूएशन टेस्ला के बराबर पहुंचती है। ऐसी क्या खास बात है टेस्ला में, क्या जादू किया है इलॉन मस्क ने कि ये कंपनी इतनी कीमती बन गई है? आइए आज के वीडियो में समझते हैं टेस्ला का बिजनेस मॉडल। The market value of Tesla, the manufacturer of high-end electric cars, has actually surpassed that of Ford and General Motors. The electric vehicle maker stock speeding this year. Musk's wealth skyrocketing thanks to a surge in Tesla shares, making him wealthier than Warren Buffett. This summer, Tesla became the most valuable auto company in the world. It's just become one of the most controversial names and one of the most watched names out there. पहली नजर में आपको देख के लगेगा कि अगर टेस्ला इतनी कीमती कंपनी है तो बहुत सारी गाड़ियां बिक्री होंगी टेस्ला की। ये बात सच नहीं है दोस्तों। ये बात सच जरूर है कि टेस्ला ने इस साल जो गाड़ियां बेची हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी, तो ग्रोथ अच्छी हो रही है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें तो टेस्ला ने 2021 में कितनी गाड़ियां बेची या 2021 खत्म होने तक कितनी गाड़ियां बिकेंगी टेस्ला की, या 23 खत्म होने तक कितनी बिकेंगी, तो वो 1 मिलियन से भी कम है। यहाँ पर है सारी गाड़ियां जो सारी कंपनीज की बिक रही हैं वर्ल्ड वाइड 75 मिलियन। टेस्ला अराउंड 900,000 एस्टिमेट किया जा रहा है इस साल बिकेंगे। तो ओवरऑल मार्केट शेयर टेस्ला का सिर्फ 1.2% है। इतना कम मार्केट शेयर फिर भी इतनी ज्यादा वैल्यूएशन। आइए देखते हैं कौन से मेन प्रोडक्ट्स हैं जो टेस्ला के बिक रहे हैं, जहां से टेस्ला को पैसे मिलते हैं। गाड़ियों की बात की जाए तो मेनली 4 मॉडल्स हैं टेस्ला के जो बहुत पॉपुलर हैं। मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई। इनमें से सबसे महंगी गाड़ी है मॉडल एक्स, अराउंड $99,000 की। उसके बाद मॉडल एस $90,000, फिर वाई $55,000 पे, मॉडल 3 सब टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली है। सबसे सस्ती गाड़ी भी है ये टेस्ला की एट $42,000। पाकिस्तान में जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टेस्ला में आएगी पाकिस्तान में टेस्ला की, लेकिन वो भी प्राइस उसके बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ से वैल्यूएबल करना उसका थोड़ा मुश्किल होगा। एक बात तो बहुत श्योर है कि टेस्ला की गाड़ियां हाई एंड लग्जरी में आती हैं। अगर आप इस चार्ट को दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी गाड़ियां कितनी बिक रही हैं। आमतौर पर जो टेस्ला मॉडल एक्स है और एस है वो 10,000 के करीब है, और जो टेस्ला मॉडल 3 है 90,000 के करीब। ये 4 क्वार्टरली डिलीवरी से गए। एक गाड़ी को सेल करने में कितना प्रॉफिट मिलता है टेस्ला को, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम देख सकते हैं ऑटोमोटिव ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बेसिकली होता है ओवरऑल सेल्स कितनी हुई माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी। टेस्ला के लिए परसेंटेज है 30.5%, जो कि काफी हाई प्रॉफिट मार्जिन में माना जाता है। पिछले सालों के कंपैरिजन में पहले टेस्ला ने 27% के अराउंड हुआ करता था, अब 30% क्रॉस कर चुका है। बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है इसमें भी। अगर आप बाकी कार कंपनीज से इसे कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर कंपनीज से ज्यादा है। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज को भी इतना हाई प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल पाता है। ज्यादातर कार कंपनीज का 15-20% की रेंज में ही रहता है। इनफैक्ट ये जो 30% से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन है ये सिर्फ हाई एंड एक्सट्रीम लग्जरी ब्रांड्स को मिल पाता है, जैसे कि पोर्शे कंपनी हो गई या फेरारी कंपनी हो गई। अब गाड़ियां बेचना टेस्ला के लिए एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ज्यादातर पैसा जो टेस्ला कंपनी कमाती है इन कार सेल से ही आता है, लेकिन एक लौता सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। और क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है इस कंपनी के? मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है इसके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को। पहला है ऑटोमोटिव, जिसमें गाड़ियों की सेल करना आता है, लेकिन इसके अलावा सेल ऑफ रेगुलेटरी क्रेडिट्स भी इसी में काउंट किया जाता है। और ये सेल ऑफ रेगुलेटरी क्रेडिट्स क्या होता है इसे हम आगे बताएंगे आपको। इसके अलावा है सर्विसिंग, गाड़ियों की सर्विसिंग कराना भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कंपनी के लिए। और तीसरा मेन सोर्स है एनर्जी का जो बिजनेस है टेस्ला का। शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे कि टेस्ला कंपनी सिर्फ गाड़ियां नहीं बेचती है, ये एक सोलर रूफ भी बेचती है, पावर वॉल भी बेचती है। सोलर रूफ का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाने हैं, टेस्ला के लगवा सकते हैं। पावर वॉल जो इनका प्रोडक्ट है वो भी एक न्यूक्लियर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बनाया। अगर आपके घर पे सोलर पैनल्स लगे होंगे और जब धूप नहीं निकली होगी अच्छी, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? आपको एनर्जी स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो इनकी पावर वॉल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। दिखने में ये वॉल कुछ इस टाइप से दिखती है। इसके अलावा टेस्ला का प्लान है कि इलेक्ट्रिक ट्रक भी निकाला जाए, साइबर ट्रक, इस पर ऑलरेडी काम चलने लग रहा है। और टेस्ला ये भी प्लान कर रही है कि एक लो कॉस्ट कार का मॉडल निकाला जाए फ्यूचर में। अभी इसका नाम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, जो $25,000 तक कॉस्ट करेगा, तो मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे इसे। अब इन सबको मिलाकर जो टोटल रेवेन्यू है टेस्ला कंपनी का साल 2020 में ये था
अराउंड $32 बिलियन और 21 में इतना था $45 बिलियन और 23 का भी कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। तो रेवेन्यू एक्चुअली वो पैसा होता है जो कंपनी के पास आने लग रहा होता है, जो कंपनी पैसा को कमा रही होती है। इसी चार्ट में आप फ्यूचर का प्रोजेक्शन देख सकते हैं कि कितना एस्टिमेट किया जा रहा है टेस्ला कंपनी कमाई की, और इसी में ही आप ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं कि जो रेड कलर दिखाता है कि कितना पैसा गाड़ियों की सेल से आ रहा है, ऑटोमोटिव से आ रहा है। ऑरेंज कलर है ये एनर्जी के प्रोडक्ट बेचकर जो रेवेन्यू आने लग रहा है, टेस्ला सोलर रूफ और पावर वॉल जैसे प्रोडक्ट, और येलो कलर दिखाता है जो सर्विसिंग से रेवेन्यू आने लगा है। तो अराउंड 80% कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ गाड़ियों की सेल से आता है। अब इसी चीज को अगर जनरल मोटर्स जैसी कंपनी से कंपेयर करें, जनरल मोटर्स का कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि टेस्ला अभी भी काफी पीछे है। रेवेन्यू जनरेशन के मामले में टेस्ला अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है जहां पर ये बाकी बड़ी कार कंपनीज के साथ कम्पीट कर पाए, लेकिन आप चार्ट को ग्रो होते हुए देख सकते हैं तो बड़ी जल्दी कैचअप कर भी रही है टेस्ला। तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि टेस्ला जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी कंपनी को ओवरटेक कर ले। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टेस्ला जितने पैसे कमा रही है उससे ज्यादा पैसे वो स्पेंड करने लग रही है। आप सोचोगे कि कैसे पैसे पॉसिबल हो सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन तो काफी अच्छा था टेस्ला का, यानी एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में जितनी कॉस्ट लगती है उससे ज्यादा तो उससे प्रॉफिट मिल ही जाता है। 30% का अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। तो कहाँ खर्च किए जा रहे हैं पैसे? इसका सिंपल आंसर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। टेस्ला बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने लग रही है रिसर्च करने पे और अच्छी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पर, और एग्जैक्टली इसी रीजन से टेस्ला कंपनी कई सालों तक 2019 तक एक लॉस मेकिंग कंपनी रही थी। 2020 पहला साल था जब टेस्ला ने नेट प्रॉफिट कमाया। और इसी वजह इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है कि जहां एक तरफ बाकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काफी पैसा खर्च करती हैं एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, गाड़ियों को प्रमोट करने में, वहीं दूसरी तरफ टेस्ला का एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग $0 है। $0। टेस्ला कोई पैसे नहीं खर्च करती एडवर्टाइज करने में अपनी गाड़ियों को। इस चार्ट को देखें जरा, बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिखा रखा है कि अलग अलग कार कंपनीज कितना पैसा खर्च करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पर कार और एडवर्टाइजिंग में पर कार। टेस्ला के एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग 0 है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग 3 गुना ज्यादा है बाकी कार कंपनीज के कंपैरिजन में। आप शायद सोचेंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक कंपनी बिना एड्स दिए कैसे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती है? इसका सिंपल आंसर है इलॉन मस्क की पॉपुलैरिटी। इलॉन मस्क खुद से ही इतने पॉपुलर इंसान है कि वो एक ट्वीट करते हैं वहां पर डॉज कॉइन का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। तो इमेजिन कर सकते हो इतने पॉपुलर इंसान को अपनी कंपनी की प्रमोशन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्ट करने की। इतनी ज्यादा हाइप बिल्डअप हुई है टेस्ला के लिए, ऑटोमेटिकली सारी मीडिया कंपनी इसे कवरेज देते हैं। इतने ज्यादा एक्साइटिंग नए फीचर्स हैं इनकी गाड़ियों में, इतनी ज्यादा नई यूनिक चीजें ये प्रेजेंट करते हैं कि अपने आप ही लोग क्यूरियस होकर उसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बात करते हैं, और बाकी मीडिया कंपनीज अखबारों में छापती हैं, टीवी पर बात करती हैं, न्यूज चैनल्स पर बात करती हैं। इस चीज को मार्केटिंग में कहा जाता है वर्ड ऑफ माउथ। अगर ये आपको एक चीज इतनी पसंद आई कि आप अपने दोस्तों को बताओ, फैमिली मेंबर्स को बताओ उसके बारे में, और उन्हें भी ये चीज इतनी पसंद आए वो अपने दोस्तों को बताएं इस चीज से, एक चीज से लेके दूसरी चीज तक, तो प्रमोशन बढ़ सकती है। एक तरीके से कह सकते हैं मेरे यूट्यूब वीडियो की प्रमोशन भी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से होती है। आपको पसंद आता है, अपने दोस्तों को बताते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हो, वो इन वीडियोस को देखते हैं, उनसे आगे जाके और लोग इन वीडियोस को देखते हैं, और मुझे भी कोई एडवर्टाइजिंग में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा कई और ऐसी यूनिक चीजें हैं टेस्ला के बारे में जो इससे बाकी कार कंपनीज के कंपैरिजन में काफी अनोखा बनाती है, स्पेशल बनाती है। एक और एग्जांपल है इस चीज का इनका कार डीलरशिप मॉडल। बाकी कार कंपनीज अक्सर कार डीलर्स के थ्रू अपनी गाड़ियों को बेचती हैं। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है बीच में। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बीच में कोई ना कोई डीलरशिप इन्वॉल्व रहती है। टेस्ला ऐसा नहीं करती। टेस्ला से अगर आपको गाड़ी खरीदनी है आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर कर सकते हो, या फिर इनके शोरूम में जाकर डायरेक्टली आप टेस्ला से ही गाड़ी खरीद सकते हो। इसकी वजह से मिडिल मैन कोई नहीं है बीच में, कोई नेगोशिएशन करने का झंझट नहीं है, और कमीशन में भी कोई पैसे वेस्ट नहीं हो रहे टेस्ला के लिए। इस मॉडल का डिसएडवांटेज ये है कि टेस्ला के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। उसे अपने डिलीवरी सेंटर्स खुद से खोलने पड़ते हैं, वहाँ पर स्टाफ को हायर करके रखना पड़ता है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, उन्हें सिखाना पड़ता है। तो ये सारी कॉस्ट बाकी कार कंपनीज को बेयर नहीं करनी पड़ती। लेकिन एडवांटेज ये है टेस्ला के पास पूरा टोटल कंट्रोल रहता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं एप्पल कंपनी से। एप्पल भी यही करता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है एप्पल, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर हो फोन का, या चिप मैन्युफैक्चरिंग हो। अब टेस्ला का ये डायरेक्ट सेल्स मेथड एक्चुअली में कुछ यूएस की स्टेट में बैन है, जैसे कि टेक्सास में। इस रीजन से टेस्ला को कोई डायरेक्टली गाड़ी नहीं बेच सकती टेक्सास स्टेट के अंदर।
टेक्सास में रहने वाले लोगों को बाकी स्टेट में जाकर ये खरीदनी पड़ती है गाड़ी। एक और बड़ी खास बात है टेस्ला के बारे में, इनकी गीगा फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज जो इन्होंने स्टैब्लिश की हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिंसिपल स्टैब्लिश करने के लिए। इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितनी ज्यादा बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करी जाती है किसी चीज की तो कॉस्ट पर आइटम कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काफी सालों तक प्रॉब्लम ये होती थी कि बैटरीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। तो टेस्ला ने गीगा फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हम इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाएंगे जहां पर हम अपनी गाड़ियों की बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिससे कि इनकी कॉस्ट कम हो पाए। आज के दिन 6 गीगा फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, जिनमें से 4 अभी फंक्शनल है और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन सब के अलावा शायद सबसे बड़ी खास बात टेस्ला के बारे में ये है कि किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ये अपनी गाड़ियों पर बनाते हैं। जिस तरह की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की है शायद किसी भी गाड़ी में नहीं देखी गई है पहले। इनका ऑटो पायलट मोड, ऑलमोस्ट एक ड्राइवर बिना कुछ करे गाड़ी चला सकता है, गाड़ी खुद को ड्राइव कर सकती है। इनकी गाड़ियों में लगे सेफ्टी फीचर्स वन ऑफ द बेस्ट हैं दुनिया में, और दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। तो इन्हीं सब कहानियों की वजह से बहुत से लोग टेस्ला की कंपनी में मानते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं इसके स्टॉक में इन्वेस्ट करने में। उन्हें यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी रेवोल्यूशन लेकर आएगी दुनिया में। इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया है टेस्ला के स्टॉक में कि यूएस में मोस्ट पॉपुलर स्टॉक है आज के दिन। पिछले 2 सालों में 15 गुना इंक्रीज आ चुका है इसके स्टॉक प्राइस में। यानी दिसंबर 2019 में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते टेस्ला के स्टॉक में तो आज के दिन उन 1 लाख रुपए की कीमत होती 15 लाख रुपए। और इतने सारे लोगों का टेस्ला के स्टॉक में इन्वेस्ट करना, यही रीजन है कि आज के दिन दुनिया में सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई है टेस्ला। लेकिन यहाँ पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई लोगों का ये मानना है कि टेस्ला का स्टॉक आज के दिन ओवर वैल्यूड है। उन्हें लगता है कि इतनी वैल्यूएबल कंपनी ये होनी नहीं चाहिए। अगर इसके रियलिस्टिकली यहाँ पर डेटा देखा जाए, स्ट्रैटेजिक्स देखी जाए, तो क्या वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि टेस्ला ओवर वैल्यूड है। इन रीजंस को देखते हैं जरा। पहला है कि बाकी कार कंपनीज ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में अपनी एंट्रीज कर ली है और टेस्ला का जो मार्केट शेयर है वो कम होने लग रहा है। साल 2020 में पहले 6 महीने में टेस्ला का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन थी वो टोटल जो हुई थी यूएस के अंदर, टेस्ला का उसमें मार्केट शेयर 79% के आसपास था। लेकिन साल 2021 के पहले 6 महीनों में यही मार्केट शेयर नीचे गिरकर 66% पर आ गया है। दूसरी जो कार कंपनीज है उनका मार्केट शेयर बढ़ने लग रहा है। ऑडी का मार्केट शेयर बढ़कर 3.3% तक हो गया है, फोर्ड का बढ़ के 5.2% तक हो गया है, शेवलेट का बढ़ गया है। और इनमें से ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और कई केसेस में वो टेस्ला के मॉडल से काफी सस्ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर रेगुलेटरी क्रेडिट्स। इसकी मैंने वीडियो में पहले बात की थी। रेगुलेटरी क्रेडिट्स एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट जरिया है जिसकी मदद से टेस्ला आज के दिन प्रॉफिटेबल बन पा रहा है। टेस्ला के लिए ये एक रेवेन्यू सोर्स है। क्या होते हैं रेगुलेटरी क्रेडिट्स? असल में बात क्या है कि अमेरिका में एक पॉइंट या क्रेडिट सिस्टम बना रखा है। जो कंपनीज पॉल्यूशन नहीं फैलाती या एक मिनिमम पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड को मीट करती हैं, यूएस गवर्नमेंट उन्हें क्रेडिट्स देगी या पॉइंट्स देगी। इन्हें रेगुलेटरी क्रेडिट्स कहा जाता है। अब कंपनीज के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो ऐसी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करे जो पॉल्यूशन नहीं फैलाती, या फिर ऐसी गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करे जिसकी पॉल्यूशन आता है। तो उन कंपनीज को रेगुलेटरी क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे या तो गवर्नमेंट से या बाकी कंपनी से। और टेस्ला को काफी सारे रेगुलेटरी क्रेडिट्स मिले हुए हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, सिर्फ कोई पोल्यूशन नहीं फैलता उससे। तो बाकी जो कार कंपनीज हैं इन्हें टेस्ला से ये रेगुलेटरी क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं और ये टेस्ला को पैसे देती हैं उसके बदले। और यही एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है टेस्ला के लिए। 2020 के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट $500 मिलियन जो टेस्ला ने कमाए हैं वो इन रेगुलेटरी क्रेडिट से ही आए हैं। इनफैक्ट अगर ये रेगुलेटरी क्रेडिट से पैसा नहीं आता टेस्ला के पास तो साल 2020 में टेस्ला एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होती, उस साल ये नेट लॉस में जाती। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि टेस्ला के नेट प्रॉफिट पर कितना असर पड़ता अगर रेगुलेटरी क्रेडिट से आने वाला पैसा नहीं होता टेस्ला के पास। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ये रेवेन्यू सोर्स बचेगा ही नहीं टेस्ला के लिए, क्योंकि बाकी कार कंपनीज भी अब और ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने लग जाएंगी या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्विच कर जाएंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। तो रेगुलेटरी क्रेडिट्स खरीदने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेस्ला से।
और टेस्ला के लिए ये पैसा गया। अब आने वाले सालों में क्या टेस्ला एक सक्सेसफुल कंपनी बनी रहेगी या फेल हो जाएगी, ये तो अब टाइम ही बताएगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको दोनों साइड्स बता दी हैं आर्ग्यूमेंट की। आपकी क्या राय है इसके बारे में, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। एक चीज मैं जरूर आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब आप टेस्ला के स्टॉक में इन्वेस्ट करें या किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, किसी भी ऐप के थ्रू आप या किसी भी और ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करें, एक चीज का ध्यान रखें कि बेसिक नॉलेज आपके लिए होनी जरूरी है इन कंपनीज के बारे में, कैसी चल रही है ये कंपनीज, क्या इनके रेवेन्यू सोर्सेज हैं, ये कितनी प्रॉफिटेबल है, आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुनिए और फिर ही रिस्क समझते हुए फिर इन्वेस्ट कीजिए इन कंपनीज में। अगर आप इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में तो आपके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, आप वहां जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।